सम्मानित समस्त देशवासियों, नए वर्ष 2021 की सभी देशवासियों को भारत भारती की तरफ से बधाई। नए वर्ष के शुभारंभ में ही कोविड-19 के लिए उपलब्ध वैक्सीन उपलब्ध कराने वाले वैज्ञानिकों को भारत भारती की तरफ से, समस्त देशवासियों की तरफ से शत नमन। आज के चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे के 31वें एपिसोड और भारत भारती के 35वें अलंकरण समारोह की संध्या पर वर्ष 2014 के कार्यक्रम के रूपरेखा प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री एन.के. मेहरोत्रा जी हैं। संस्था अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्त जी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। संस्था के संरक्षक वरिष्ठ एडवोकेट अब्दुल करीम एडवोकेट साहब आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित है। हमारे दूसरे संरक्षक वरिष्ठ साहित्यकार श्री कमल नयन पांडे जी आज नगर से बाहर रहने के कारण सभा में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित नहीं हैं। सभा का संचालन संस्था के कर्मयोगी सदस्य श्री राम मिलन मुदनवाल जी। इस बार संस्था का अलंकरण समारोह तिकोनिया पार्क में न होकर नगर स्थित पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के नाम पर निर्मित भव्य सभागार में संपन्न हो रहा है। आज के इस आयोजन में मुख्य रूप से हमारी बीच देश की एक साधारण परिवार की जिनके जो साधारण किसान का परिवार है, उनकी घर की एक साधारण महिला ने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया जिनका नाम बड़े आदर के साथ हम ले रहे हैं। वो उनका नाम है श्रीमती रमा देवी, निवासी जनपद अलीगढ़, तहसील गोंडा के रहने वाली। इनका जो विस्तार है उसका अभी हम आगे चल के आपको इनकी महिमा का वर्णन करेंगे। हम इस अलंकरण समारोह के जो हमारे मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री एन.के. मेहरोत्रा जी हैं, उनके आदर्शपूर्ण वक्तव्य आपके पास
कल अखबारों की मंतव्यता के साथ भेजी गई है। अब हमारी मुख्य जो श्रद्धा है, भारत भारती का जो आदर्श पुरुष है, लोक नायक, देशभक्त, चिरंजीवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 118वीं जयंती के अवसर पर संस्था भारत भारती का यह 35वां अलंकरण समारोह संपन्न होने वाला है। आज के इस समारोह में हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से संकलित किए हुए आदर्श नैतिकवान व्यक्तियों में 14 व्यक्तियों का चयन किया गया है। इन 14 व्यक्तियों का अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग तरह के कामों के हिसाब से इनके अलंकरण है और 14 आमंत्रित जनों में 12 लोगों की उपस्थिति हमारे मंच पर हुई है और इन 12 लोगों की उपस्थिति ही भारत भारती की पूंजी है। हम पिछले 34 वर्षों से अपने इस काम से, अपने इस अलंकरण से देश, समाज और व्यक्ति को नैतिक प्रोत्साहन से प्रोत्साहित करते हैं। हमारे अलंकरणों में जो पंचवर्षीय हमारा राष्ट्रीय अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जो 1997 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शताब्दी वर्ष पर स्थापित किया गया था, वह पंचवर्षीय अवार्ड हर 5वें वर्ष 1997 के क्रम से दिया जाता रहा है। इस अलंकरण समारोह की दूसरी कड़ी में हम अपने जनपद के जीवित अथवा दिवंगत उन महान शख्सियतों को सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करते हैं जिनका इस समाज के प्रति बड़ा ही योगदान रहा। उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को निस्वार्थ निभाया और हमारे लिए वो महापुरुष बने। ऐसे महापुरुष को सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया जाता रहा है। उसी क्रम में हमारे दूसरे अलंकार लोकमणि हैं, तीसरा लोकरत्न है, चौथा लोकभूषण है और 5वां लोकदीप है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 3 जनपद की विभूतियां जो सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित होने वाली हैं या हो चुकी हैं, उनका विवरण हम आपको क्रमशः दे रहे हैं। इस वर्ष सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित होने वालों में फैज़ाबाद मंडल, यानी हमारा जिला फैज़ाबाद मंडल के अधीन आता है। फैज़ाबाद मंडल में जनपद सुल्तानपुर का महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, जिसको MGS के नाम से आम आदमी जानता है, उसके संस्थापक वंदनीय
स्वर्गीय बेचू सिंह जी थे, जिन्होंने अपनी समाज सेवा, अपनी उदारता और दूरदर्शिता के अंतर्गत विद्यालय की स्थापना की। और वह भी इतनी महानता है कि उन्होंने अपने किसी परिजनों के नाम से नहीं, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज की स्थापना की। और इस स्कूल की विशेषता यह है कि यह मंडल का सबसे बड़ा छात्र छात्राओं की संख्या का विद्यालय है। जिस समय इस विद्यालय को संस्था भारत भारती ने संस्था के संस्थापक को सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया, उस समय लगभग इस विद्यालय में 3600 स्टूडेंट विद्या प्राप्त कर रहे थे। ऐसे महान संस्थान को, ऐसे संस्थान के संस्थापक को भारत भारती आज अपने 35वें अलंकरण समारोह में सुल्तानपुर रत्न की उपाधि से विभूषित करेगी। और यह सम्मान उन्हीं के वंशज प्रपौत्र वरिष्ठ एडवोकेट श्री संजय सिंह जी प्राप्त कर रहे हैं। यह सुल्तानपुर जनपद के लिए यह संस्थान और बेचू सिंह जी जैसे व्यक्ति का बड़ा ही योगदान रहा। इसी वजह से उनको भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया और आज करने जा रही है। यह सम्मान उनके प्रपौत्र संजय सिंह द्वारा ग्रहण किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे जनपद का ये गौरव है कि एशियाड प्रतियोगिता में हमारे जनपद के का एक सैनिक जो भारतीय सेना के सिपाही हैं, उन्होंने नौकायन में, एशियाड नौकायन में कांस्य पदक प्राप्त करके देश का और जनपद सुल्तानपुर का गौरव बढ़ाया। ऐसे छोटे से जिले में जहां खेल की सुविधा लगभग नगण्य है, वहां पर ऐसे सपूत ने सेना में नौकरी करते हुए और नौकायन में भारत की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेते हुए नौकायन की दौड़ में मोहम्मद आज़ाद को कांस्य पदक प्राप्त होना एक सुल्तानपुर जनपद के लिए गौरव की बात थी। और इसी उपलब्धि के तहत संस्था भारत भारती ने मोहम्मद आज़ाद को सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया। और यह सम्मान हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री एन के मल्होत्रा जी ने क्रम से सभी विभूतियों को सम्मानित किया। उन्हीं में मोहम्मद आज़ाद भी शामिल है। तीसरा सुल्तानपुर रत्न सम्मान हमारे जनपद के वरिष्ठ पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार, लेखनी के धनी, कर्मठ
श्री राज खन्ना जी को समर्पित किया गया। राज खन्ना जी की लेखनी की प्रतिभा से देश की कोई भी जाने माने पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं या समय समय पर उनके द्वारा लिखित संदेश, रपट इतने महत्वपूर्ण और विश्वसनीय मानी जाती है आज भी, कि उनके लेखन की प्रक्रिया से हम समझते हैं कि समाचार जगत की एक महिमा है। ऐसे सम्मानित योग्य हम सबके बीच के जाने माने लोकप्रिय पत्रकार जो वर्तमान में राष्ट्रीय समाचार पत्र जनसत्ता के जनपद के प्रमुख ब्यूरो हैं, मैं संस्था भारत भारती ने उनको अपने इस 35वें अलंकरण समारोह में ससम्मान सुल्तानपुर रत्न से विभूषित किया गया। इसी क्रम में यह बताना भी आवश्यक है कि सुल्तानपुर रत्न में दिवंगत विभूतियों को संस्था भारत भारती या उनके परिजनों को संस्था भारत भारती मात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र, प्रमाण पत्र एवं माल्यार्पण करके उनकी स्मृति में उनके परिजनों को सौंपती है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्वों को जो हमारे बीच आज भी सेवारत हैं, ऐसे विभूतियों को सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करने में संस्था उनको सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये का सम्मान भेंट करती है। यह धनराशि भी आपको पूर्व बताया जा चुका है कि संस्था न तो शासकीय कोई अनुदान लेती है और न ही जनमानस से कोई चंदा एकत्र करती है। केवल संस्था के कर्मठ सदस्यों के समर्पण से, इच्छा से हर सदस्य के लिए कोई प्रतिबंधित फीस या माहवारी शुल्क नहीं है। हर सदस्य अपनी आय का 1% अपने इच्छा से संस्था भारत भारती को समर्पित करता है और उसी से इस तरह का आयोजन पिछले 35 वर्षों से हो रहा है। इसी तरह से हमारे आज़ाद जी और खन्ना जी को संस्था ने 21,000 रुपये की सम्मान धनराशि भेंट करके उनके प्रति आभार प्रकट करती है, क्योंकि उनकी क्रियाशैली हमारे समाज की एक अपूर्णीय धरोहर है, जिसका हम ऋण नहीं उतार सकते। ऐसी विभूतियों को हम सुल्तानपुर रत्न से लेकर अपने जनपद का एक इतिहास रचते हैं। इस तरह से हमने इस वर्ष सुल्तानपुर रत्न से 3 महाविभूतियों को सम्मानित किया। अब इसके बाद हमारा जो सम्मान है वो लोकमणि का होता है। लोकमणि का सम्मान या व्यक्ति थोड़ा कठिनाई से हमारी सर्च में, हमारी खोज में आते हैं।
क्योंकि इस रत्न में किसान, शिल्पी और अन्य प्राकृतिक योग्यताओं से संपन्न व्यक्तियों के लिए सम्मान होता है, जो इस वर्ष हमारे सूची में रिक्त है। ऐसे इसके लिए संस्था भारत भारती क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए जिस व्यक्ति को हम अपने मापदंड में लोकमणि सम्मान से विभूषित करते। इसके पश्चात हमारा सामाजिक बौद्धिक परिक्षेत्र के लोगों के लिए जो सम्मान है उसे हम लोकरत्न के नाम से संज्ञा कर देते हैं। इस लोकरत्न सम्मान में इस वर्ष जो सबसे बड़ी विभूत, मैं कहूँगा प्रेरणादायक कार्य करने वाली अलीगढ़ जनपद की गोंडा तहसील के ग्रामीण अंचल की निवासी कृषक परिवार की, साधारण परिवार की आदरणीय सम्मान से लिए जाने वाले नाम श्रीमती रमा देवी को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनकी फ़ोटो भी आपके कल के व्हाट्सएप में डाली गई है। एक बार पुनः हम प्रयास करेंगे कि उनसे आपका परिचय कराएं। और इसी महिला ने अपने 20 वर्षीय पुत्र बबलू, जिसका दुर्घटना में इलाज चल रहा था, वह उस समय झांसी रानी मार्ग पहाड़गंज में एक अस्थायी स्थान लेकर एम्स दिल्ली में इलाज करा रही थी। कुछ दिन इलाज चलने के बाद यह दुर्भाग्य रहा कि उस पुत्र के गोद, उस माँ की गोद अपने पुत्र से खाली हो गई और बबलू का देहांत हो गया। मस्तिष्क शून्य होने पर, देहांत होने पर एम्स के डॉक्टरों ने इस परिवार से काउंसलिंग की। अब आप सोचें कि अलीगढ़ जनपद के एक तहसील गोंडा के गांव की साधारण परिवार की रहने वाली महिला और बबलू के 2 भाइयों के बीच एम्स के डॉक्टरों ने काउंसलिंग की और उनको यह सुझाया डॉक्टरों ने कि अगर इस पुत्र के कुछ अंग आप दान दे देगी तो हमारे अस्पताल में या अन्य जगहों पर जो लोग उन अंगों के इंतजार में प्रतीक्षारत हैं और यदि वो अंग उन्हें मिल जाए तो उनको जीवन मिल जाएगा। ऐसा काउंसलिंग में डॉक्टरों की सलाह पर दोनों भाई और माँ ने दान देने को तत्पर हो गई और उस माँ ने 2 अगस्त को एम्स ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी में
भर्ती किया गया। 2 दिन इलाज के बाद 4 अगस्त को युवक मस्तिष्क मृत घोषित कर दिया गया। एम्स के आरवी सेंटर की टीम ने युवक के परिजनों को काउंसलिंग की तो सभी बबलू के अंगों को दान करने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। किसी एक व्यक्ति के तो समझाया जा सकता है, लेकिन परिवार के 3 व्यक्तियों को समझाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सभी ने अपनी स्वीकृति दी और इस तरह उस बबलू की किडनी, लीवर, आँखें, दिल, कार्निया सहित हड्डियों के दान के जरिए वह दुनिया से जाते हुए भी 12 लोगों को जीवन दान दे गया। बबलू का दिल हरियाणा के 42 वर्षीय व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया, जबकि 2 किडनी, दिल, कार्निया, लीवर अन्य 11 लोगों में प्रत्यापित किए गए, जबकि अन्य टिश्यू संरक्षित कर लिए गए। महत्वपूर्ण है बबलू के अंगदान करने का फैसला उसकी मां और 2 भाइयों ने लिया। बबलू ने मरने से पहले कभी कोई ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की थी। एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट एंड अन्य विभाग के डॉक्टरों ने उसको समझाया और अंत में उनका परिवार इस तरह का दान देने में तैयार हो गया। इस तरह की जो योगदान होता है ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदा कदा सुनाई देता है, जबकि भारत में धार्मिक प्रवृत्ति से इस तरह के दान से लोग तैयार नहीं होते। लेकिन फिर भी एक साधारण माँ ने, कम पढ़ी लिखी महिला ने, एक आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार ने अपने मृतक बेटे के 12 अंगों को दान देकर ऐसा कार्य किया जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इस विषय में भारत भारती को भी इन्हें खोजने में बड़ी परेशानी हुई। गोंडा के नाम से जानकारी मिलने पर भारत भारती अपने पूर्वांचल के जिला गोंडा को सर्च कर रही थी। महीनों बीत गए, दर्जनों व्यक्तियों से जानकारियां ली गई, लेकिन रिपोर्ट शून्य रही, कहीं से कोई समाचार नहीं मिला। अंततः भारत भारती ने एम्स के डायरेक्टर को पत्र लिखा और बड़ा सौभाग्य रहा कि वहाँ से फ़ोन आया कि हाँ, ये घटना सच है और आपकी सूचना हम तब तक उस परिवार को नहीं दे सकते या उस परिवार का एड्रेस नहीं दे सकते जब तक कि हम उनकी स्वीकृति न लें। उन्होंने फिलहाल डॉक्टरों ने प्रयास किया और उसकी माँ से टेलीफोन पर मेरी बात हुई। वो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना किराया नहीं है कि मैं सुल्तानपुर अपने दोनों बेटों के साथ आ सकूं और हमारे कार्यक्रम को केवल 7 दिन या 8 दिन बाकी था। थोड़ा सा असमंजस की स्थिति थी। उस समय बैंकिंग सेवा डिजिटल नहीं थी कि उसको पैसा तुरंत भेजा जा सके। उससे मैंने प्रार्थना किया कि आप किसी पड़ोसी से, किसी रिश्ते से वो इतना पैसा ले लो कि आप रिजर्वेशन कराकर सुल्तानपुर आ जाओ।
यहाँ इसके बाद यहाँ आने जाने का पूरा व्यय, रहने का, खाने का सब व्यय संस्था भारत भारती करेगी। और जाने के बाद उस उधार लिए पैसे को आप दे देना। यद्यपि वो किसी तरह से उन्होंने प्रबंध किया और मुझे 2 दिन पहले सूचना दी कि हम अपने दोनों बेटों के साथ आ रहे हैं। ये भारत भारती का बड़ा सफल प्रयास या प्रभु की कृपा कहिए कि वो पूरा परिवार 23 जनवरी को 22 जनवरी की रात में हमारे सुल्तानपुर जनपद में आया और उनकी पूरी व्यवस्था करते हुए 23 जनवरी को कार्यक्रम के तहत रमा देवी कहूँ या भारत माँ कहूँ, ऐसी महिला को मैं क्या कहूँ कि जो एक नहीं अनेकों 12 व्यक्तियों की माँ बन गई और अपने मृतक पुत्र का अंगदान देकर उसने 12 लोगों को जीवन दान दिया। ऐसे महिला को हम माँ भारती कहूँ तो कम नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और हम नमन करते हैं कि ऐसी विशेष व्यक्तित्वों को भारत भारती सम्मानित करने के योग्य बनती है। हम उनको आज भी नमन करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ऐसे शख्सियतें जब हमारे मंच पर आती हैं तो उनके आने पर जब संस्था भारत भारती ने घोषणा की तब लोग भावुक हो गए। कुछ दर्शकों के आंखों में आंसू आ गए और हम भारत भारती ने उनको लोक रत्न से सम्मानित किया। हमारे लोक रत्न के सम्मान में अन्य सभी वस्तुओं के साथ साथ नगद 5,000 रुपये देने की व्यवस्था है। उनको 5,000 रुपये और शेष आने जाने रहने खाने सबकी जो भी व्यय उनका हुआ उसकी एक समाधान राशि अलग से दी गई और वह परिवार बहुत ही प्रसन्न होकर यह कहते हुए गया कि मेरी इस क्रिया को आज तक और किसी ने नहीं सराहा। दिल्ली जैसे महानगर और सबसे बड़े अस्पताल में मैंने अपने पुत्र के अंगों को दान दिया, लेकिन पड़ोसी ने भी हमको धन्यवाद नहीं दिया। आप इतने दूर अजनबी रहकर भी आपने हमें जो सम्मान दिया, ये हमारे परिवार के लिए अद्भुत होगा। हम इसे संजो कर रखेंगे और जब कभी भी अवसर आएगा तो हम इसका परिचय अपने समाज में देंगे। इसी के साथ दूसरे दिन आयोजन समाप्त होने के बाद उनकी वापसी रिजर्वेशन के साथ उनको विदा दी गई। हम आज भी तहे दिल से उस महान महिला को कहे, माँ को कहे, समाज की कर्णधार को कहे, नमन करते हैं। इस लोक रत्न की सम्मान की प्रथम कड़ी में मैंने बबलू से परिचय कराया, बबलू की माँ से परिचय कराया। अब इसी संदर्भ में हम आपको उन शक्तियों को, उन व्यक्तियों से परिचय कराएंगे जिनका ईमानदारी और उदारता के उसमें अपना एक स्थान जरूर बनेगा। माँ की उदारता को आपने देखा, यह एक अनूठा क्षण था जब अलीगढ़ जिले के गोंडा थाना क्षेत्र की रहने
वाली रमा देवी मंच पर पहुंची। उनका बेटा बबलू की बीते 2 अगस्त को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस दौरान डॉक्टरों ने बबलू को मां से उनके अंगों का दान करने की बात कहते हुए 12 ऐसे लोगों की जान बचाने की बात कही जो निशक्त हो गए थे। डॉक्टरों की बात सुनने के बाद मां रमा देवी ने उदारता व त्याग का परिचय देते हुए बेटे के सभी अंगों को दान कर दिया, जिसके अंगों से डॉक्टरों ने 12 लोगों की जान बचाई। चर्चा में रहा ऐसा कार्य चर्चा में बना रहा। उसके बाद जिले की प्रतिभाओं ने अलग अलग ढंग से काम करने वालों को संस्था ने याद किया और उन्हें सम्मानित किया, जिसमें हमारे जनपद की 2 संस्थाएं वृक्ष रोपिका और गोमती मित्र मंडल, ये 2 संस्थाएं हमारे इस वर्ष के सेविकाओं में प्रथम श्रेणी में मानी गई और इन दोनों संस्थाओं ने जो कार्य किया वह अपने आप में अद्भुत था। वृक्ष रोपिका के अध्यक्ष श्री आलोक आर्य, जो एक प्रतिष्ठित व्यापारी के पुत्र हैं, उनके पिता भी एक समाज सेवी की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर के मोदनवाल बिरादरी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनको श्री राम आर्य के नाम से पूरा मोदनवाल समाज जानता था। उन्हीं के पुत्र श्री आलोक आर्य, जो व्यवहार में, आचरण में और विचार में पूर्णतः पवित्र है और सामाजिक संरचना में उनका बड़ा योगदान रहता है। ऐसे शुद्ध विचारक ने एक योजना जनता को दर्शाई, बताई और वह बड़ी फलीभूत हुई। उन्होंने आम आदमी, आम परिवार, आम जनता से इस बात के आवेदन किया, सुझाव दिया कि आप अपने विवाह की शुभ तिथि पर, अपने बालक के जन्मदिन पर, अपने माता पिता की स्मृति में जब भी कोई फंक्शन करें, जब भी इनके लिए कोई याद की जागृति जगाएं, तो उसमें एक बात को ख्याल रखें कि कम से कम उनके नाम पर एक वृक्ष रोपित करें। यह अपने आप में बिल्कुल नया समीकरण था, नई योजना थी और ज़्यादातर लोगों को यह योजना बहुत ही पसंद आई और लोगों ने अनुकरण भी किया। आज भी जाने अनजाने बहुत से लोग अपने माता पिता, पूर्वजों, अपनी जिसको कहते हैं यूनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, बालक के बर्थडे जैसे आयोजन पर वृक्षारोपण शुरू किया और एक चर्चा का विषय रहा और लोगों ने इसका अनुकरण भी किया। ऐसे सद विचार वाले व्यक्ति वही होते हैं
जिनका पारिवारिक संस्कार भी अच्छा होता है। आलोक जी की माँ भी एक सद गृहिणी थी। गृहिणी के रूप में उन्होंने भी अपने प्रतिष्ठान के उत्थान के लिए अपना जीवन खपाया। ऐसे माता पिता के पुत्र महान ही होते हैं और उन्होंने वृक्षरोपिका संस्थान की स्थापना करके लोगों को जो प्रेरणा दी वह अनुकरणीय था। उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रति भारत भारती ने उन्हें प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उन्हें भी लोक रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इन्हीं के साथ साथ हमारे जनपद के नगर से बहने वाली आदि गंगा नाम से जाने वाली वंदनीय माँ गोमती का आगमन और गमन होता है। और जहाँ जैसा कि आपने देखा है कि नदियों का सदुपयोग सभी करते हैं। नदियों का सदुपयोग हर तरह से सभी लोग करते हैं और जितना उपयोग करते हैं उतना ही शोषण करते हैं। नदी जो पवित्र हैं, जो हमारे जीवनदायिनी हैं, चाहे वो कोई भी नदी हो, उनके किनारे बसने वालों से लेकर बाहर से आने वाले तक उनको अपने दुर्भिक्ष इच्छा से गंदा करते हैं। ऐसे ही नदियों में हमारे शहर से बहने वाली माँ गोमती, जिन्हें हम आदि गंगा के नाम से भी जानते हैं, और ये गौरव की बात है, यह इतिहास के पन्नों पर भारत की नदी के किनारे बसने वाले एक धार्मिक स्थल, जिसको बड़े आदर के साथ धोपाप के नाम से जाना जाता है, हमारे नगर से लगभग 26 किलोमीटर दूर वह स्थान धोपाप है, जिसकी महिमा मंडन हमारे प्रशासन या राजनीतिज्ञों ने नहीं किया, वरना आज वो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होता। उसका संबंध भगवान राम से सीधा सीधा है। भगवान राम के विषय में ये चर्चा है कि जब भगवान राम ने रावण का वध करके वापस अयोध्या जाने लगे, तो केवट का उद्धार करने के लिए और केवट से वापसी में मिलने का वचन पूरा करने के लिए भगवान राम जब केवट से मिलकर वापस अयोध्या जाने लगे, तो रास्ते में उन्होंने इसी गोमती नदी, जो हमारे नगर से बहती है, इसी के किनारे एक स्थान पर रुककर, जिसका नाम आज धोपाप कहा जाता है, भगवान राम ने वहाँ स्नान किया और यह कहकर स्नान किया कि मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, बुद्धिमान था, यद्यपि उसके कर्म भले ही अप्रिय रहे हों, लेकिन वो अपने आप में एक महान व्यक्ति तो था ही। ऐसे मृतक ब्राह्मण के मृत्यु का दोष मिटाने के लिए भगवान राम ने इसी धोपाप में स्नान किया और उनके इस पाप के धुलने के नाम पर ही आम आदमी ने, आम जनता ने, उस समय के निवासियों ने उस स्थान का नाम धोपाप रखा। ऐसी पवित्र नदी, ऐसी महान नदी
के किनारे रहने वाले हमारे शहर के नगर के श्री मदन सिंह जी व दिनकर सिंह जी, दो सगे भाइयों ने मिलकर गोमती नदी का अपने सामने का स्थान साफ करने का निर्णय लिया और स्वयं सुबह उठकर वो गोमती के किनारे जो गंदगियाँ होती थीं, बाहर गिरवाकर वहाँ कुछ ऐसी क्रिया भी करते थे जो अपवित्रता की महान श्रेणी में माना जाता है। उन सब चीज़ों की सफाई करके खुद झाड़ू लगाते थे, जबकि वो खुद एडवोकेट मदन सिंह जी एक वरिष्ठ एडवोकेट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी कर्मठता, अपने शुद्ध विचार, अपने त्याग से गोमती नदी की धारा को इस ढंग से पवित्र किया कि आज प्रदेश स्तर पर राज्यपाल से लेकर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने उनको सम्मान न दिया हो, उनकी संस्था को आदर न दिया हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि आज भी, समाज सेवी आज भी हमारे गोमती नृत्य मंडल के आमंत्रण पर यहाँ कैंप लगाते हैं, मानव जगत को नदी की विशेषता बताते हैं और स्वयं भी गोमती नदी की सफाई करते हैं। उनके अनुकरण से आज हमारे जनपद से बहने वाली गोमती नदी हर स्तर पर, हर गांव से, हर कस्बे से पवित्र होती जा रही हैं। हम उनके इस दूरदर्शी सोच को नमन करते हैं और जहाँ तक मेरी स्मृति है कि उनकी इस क्रिया को सर्वप्रथम भारत भारती ने ही सम्मान की श्रेणी में स्थान दिया और भारत भारती ने उनको भी लोक रत्न सम्मान से विभूषित किया। ये भारत भारती का अपना भी उससे गौरव जुड़ा हुआ है। हम ऐसे दोनों महान भाइयों को और आज जुड़े हुए सैकड़ों सैकड़ों जनपदवासी जो उनकी प्रेरणा से गोमती जी की सफाई में लगे हैं, दूर दर तक और नदियों को सफाई करने की प्रेरणा देते हैं, उनको हम दोनों भाइयों को सादर नमन करते हैं। इसी लोकरत्न की श्रेणी में हमारे जनपद के दीवानी न्यायालय में कार्यरत ACGM के पद पर कार्यरत ACGM के पद पर कार्यरत श्री संध्या श्रीवास्तव जी को की न्यायप्रियता जो शोहरत बटोरने वाली बनी, ऐसे महान न्यायप्रिय ACGM श्री संध्या श्रीवास्तव जी को भी भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। यद्यपि न्यायपालिका के अधिकांश या सभी हमारे न्यायप्रिय पदाधिकारी किसी समारोह में सम्मान लेने नहीं जाते और रमा देवी भी उसी का तारतम्य कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहीं, लेकिन उनके सम्मान की चर्चा सभी जगह हुई और वही इस योग्य थीं कि उन्हें सम्मान दिया जाए। और इससे पहले मैं बताऊं कि कुछ और भी न्यायप्रिय अधिकारी या जजेस हमारे दीवानी में पूर्व के वर्षों में आए, यहाँ तक कि
जिला जज स्तर के लोगों को भारत भारती ने सम्मानित किया और पूर्व के वर्षों में वे मंच पर आए और उन्होंने सम्मान ग्रहण किया। बाद में समय बदलता गया, हाई कोर्ट के आदेश और नियम बदलते गए। उसके बाद हमारे न्यायप्रिय जजों ने सम्मान लेना विभागीय उल्लंघन के अंतर्गत नहीं लिया, लेकिन उनकी घोषणा करना संस्था के कार्य में आती है, इसलिए उन्हें भी दिया गया। इसी क्रम में हमारे जनपद के एक बालक सरस्वती विद्या मंदिर, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तहसील कादीपुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर झारखंड के नाम से जाने वाले विद्यालय का एक विद्यार्थी शैलेंद्र वर्मा, जिसकी फोटो आप देखें, ये शैलेंद्र वर्मा है, जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, वो दोनों हाथ से विकलांग है। उसको हमारे मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। इस बालक का हाई स्कूल में परीक्षा फल जिले में सर्वोच्च रहा। दोनों हाथ से निशक्त बालक शैलेंद्र वर्मा ने जिस अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया, ये अनुकरणीय भी रहा और अचंभेजनक भी रहा कि दोनों हाथ से विकलांग बच्चा पढ़ने में इतना श्रेष्ठ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जनपद के सभी प्रतियोगियों में वह सर्वश्रेष्ठ अंक पाकर सर्वोच्च स्थान पर रहा। इससे पूर्व भी संस्था ने इसी तरह विकलांग बाल विकास अधिकारी, जो अपने बचपन से ही दोनों हाथ से विकलांग थीं, लेकिन उन्होंने पैरों से लिखकर उस स्थान पर पहुंची कि बाल विकास अधिकारी मुसाफिर खाना बनी। उनको भी भारत भारती ने वर्षों पूर्व लोक रत्न से सम्मान दिया था, जिससे बाद में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति ने भी विकलांगों की श्रेणी में उनको सम्मान दिया। इसी तरह यह बालक ने भी एक अद्भुत कार्य किया, जिसके भारत भारती द्रवित भी है, विनीत भी है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसे लोकदीप का सम्मान दिया। इस तरह से भारत भारती के और भी कुछ रत्न हैं, जिनको भारत भारती ने समय समय पर लोक भूषण सम्मान से हमने फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा के एक सिक्योरिटी गार्ड लक्ष्मीकांत को संस्था भारत भारती ने उनकी ईमानदारी के लिए लोक भूषण सम्मान से सम्मानित किया। मैं पहले बता चुका हूं कि सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी कर्मचारी, चाहे वो 4th क्लास का हो और चाहे IAS हो, सभी को संस्था भारत भारती ने लोक भूषण से अपने अतीत के वर्षों में सम्मानित किया है। उसी क्रम में इस वर्ष लक्ष्मीकांत जी को लोक भूषण से सम्मानित किया। इनकी ईमानदारी का एक अपना उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी स्मारक में आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नियुक्त थे। किसी पर्यटक की यात्रा में उसका बैग स्मारक के प्रांगण में छूट गया
और वो दंपत्ति भूल कर उसे चली गई। कुछ देर बाद उस लक्ष्मीकांत जी की निगाह उस बैग पर पड़ी। उसने प्रयास किया कि ये बैग किसका है, दे दिया जाए, लेकिन चूंकि उसके वारिस जा चुके थे, बैग कंपाउंड में पड़ा हुआ था। उन्होंने उस बैग में उन व्यक्ति का पता कहीं से लिखा हुआ रखा था। उसमें दंपत्ति का परिचय इस तरह मिला कि उस बैग में ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे और 79,000 रुपीज़ कैश था। कुछ कपड़े लत्ते थे, कुछ और भी बच्चों के खिलौने इत्यादि उन्होंने अपनी यात्रा में खरीद रखा था। वो बैग वो भूल गए। कहाँ पर उनको जाकर याद आया ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने अपने अधिकारियों को ये बैग सौंपा और उसमें रखे हुए पते पर उस दंपत्ति को सूचना दी गई और उन लोगों को अपनी खोई हुई संपत्ति जब मिली तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुछ धनराशि लक्ष्मीकांत जी को इस काम के लिए पुरस्कार स्वरूप देना चाहा, लेकिन लक्ष्मीकांत जी की ये योग्यता और ईमानदारी और उनकी अपने संस्कार कि उन्होंने वो धनराशि लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये मेरी ड्यूटी है कि आपके छूटे हुए सामान या आपकी कोई भी वस्तु यदि हमें मिले तो हम आप तक पहुंचाएं। उन्होंने दंपत्ति ने उनकी भूल भूल प्रशंसा की और इस तरह उनकी ईमानदारी का मूल्यांकन करते हुए भारत भारती ने उनको यह सम्मान देना उचित समझा। इस तरह से भारत भारती का जो अपना कार्यकाल आज तक नेताजी के स्मृति में देश के समस्त क्रांतियों के चरणों में समर्पित है, उसी समर्पण में ये 35वां अलंकरण वर्ष भी शामिल है। हम सभी को इस तरह की नैतिकता के लिए सलाह देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर समाज का एक भी व्यक्ति हमारी इस क्रिया से देखकर, सुनकर, जानकर भी बदल जाएगा तो वो हजारों आदमी के अपने जीवन में कल्याण करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम पुनः नए वर्ष की बधाई देते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं कि आप हमारे प्रति उचित भावना रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे का कार्यक्रम इसी तरह अनवरत चलता रहे। इसी के साथ जय हिंद।